नमस्कार। आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यू गाइडलाइंस को जारी किया गया है एफआईआर को लेकर। हर एक नागरिक को पता होना चाहिए अपने अधिकारों का। अक्सर देखा जाता है पार्टीज के बीच में सिविल डिस्प्यूट क्यों ना हो या फिर चेक बाउंस का डिस्प्यूट क्यों ना हो, हर पार्टी कोशिश करती है क्यों ना मैं सामने वाली पार्टी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवा दूं, और जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो सामने वाली पार्टी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा और अंडर प्रेशर होकर सामने वाली पार्टी जो है कॉम्प्रोमाइज में आने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब कंप्लेनेंट जाता है पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, मगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते क्योंकि वो सिविल डिस्प्यूट है। तो वो लोग क्या करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो लोग जाते हैं सीधा मजिस्ट्रेट के पास और एक एप्लीकेशन को मूव करते हैं 156(3) सीआरपीसी के तहत। अब मैजिस्ट्रेट के पास तो पावर है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं एसएचओ को कि आप इस केस के अंदर, पर्टिकुलर केस के अंदर एफआईआर को दर्ज करें। अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है, 156(3) की पावर का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर को लोग दर्ज करवा लेते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं कि जब आपको 156(3) के तहत जब आपको एफआईआर को दर्ज करना है तब आपको उन गाइडलाइंस को फॉलो भी करना है। और अगर आपने इन प्रोटोकॉल्स को और इन गाइडलाइंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी एफआईआर को खारिज भी कर दिया जाएगा। और जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट केस के अंदर किया भी है, तो क्या गाइडलाइंस है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो भी गई है तो भी आप उसको खारिज करवा सकें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस की डिटेल्स हैं बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में डिटेल गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस को जानने से पहले हम केस के फैक्ट्स को भी जानते हैं। इस केस में दो पार्टीज के बीच में सिविल डिस्प्यूट राइज हुआ। बात थी सेल एग्रीमेंट को लेकर कि आपने विद इन द टाइमलाइन आपने पेमेंट करनी है और आपने रजिस्ट्री करवा लेनी है, मगर एक पार्टी जो है वो फुलफिल नहीं कर पाती है टर्म्स एंड कंडीशंस को और जो एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो जाता है। अब एग्रीमेंट जो है वो ब्रीच हो गया तो जिस व्यक्ति ने एडवांस पेमेंट करी थी वो कोर्ट पहुंच जाता है। तो जिस व्यक्ति ने पैसे दे रखे थे वो सिविल कोर्ट जाता है और उसने सिविल सूट डाल दिया, सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और दरख्वास्त करी कि दूसरी पार्टी को आदेश दिए जाए कि मैं पेमेंट करने के लिए, बाकी की पेमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ और रजिस्ट्री मेरे नाम पर करवा दी जाए। तो अब सिविल मुकदमा चल रहा था, ऑपोजिट पार्टी ने अपना जवाब भी इस सिविल मुकदमे के अंदर जमा करवा दिया। अब दोनों पार्टीज के बीच में प्रोसीडिंग्स तो चल रही हैं, लेकिन अब इस मुकदमे को 1 से 1.5 साल हो गया, लेकिन कंप्लेनेंट को लगा कि मुझे इस मुकदमे के अंदर इमीडिएटली रिलीफ तो मिल नहीं रहा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ एफआईआर को दर्ज करवा लेता हूँ। उसने एक अपनी कंप्लेंट भी तैयार करी और वो पुलिस स्टेशन गया, एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए गया, मगर पुलिस वालों ने एफआईआर को दर्ज ही नहीं किया क्योंकि ये एक सिविल डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज के बीच में। तो वो अब पहुंच गया मजिस्ट्रेट साहब के पास 156(3) की पावर का इस्तेमाल करते हुए। अब 156(3) कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहा तो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास भी अप्रोच कर सकते हो और मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो एफआईआर को दर्ज करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अब इस केस में मजिस्ट्रेट साहब ने कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को ऑर्डर दिए कि इस केस के अंदर एफआईआर को दर्ज किया जाए और हमें रिपोर्ट सबमिट भी की जाए। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, सामने वाली पार्टी पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने 482 सीआरपीसी के तहत पिटीशन को लगाया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 482 सीआरपीसी के तहत जैसे ही आपको लगता है कि आपके खिलाफ कि कोई झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आप उच्च न्यायालय से उस एफआईआर को रद्द भी करवा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ दूसरी पार्टी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने अपने 2 ग्राउंड्स को राइज किया। उन्होंने पहला ग्राउंड लिया और बोला कि हमारा तो सिविल डिस्प्यूट है और जहाँ पर कि मेरे खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट भी डाला हुआ है और मैंने अपना उस केस के अंदर रिप्लाई भी सबमिट करवा दिया हुआ है और मुझे हराश करने के लिए और मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज का इस एफआईआर को दर्ज करवाया गया है। पार्टीज के बीच में सिविल डिस्प्यूट है, इसलिए इस एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर राइज किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपनी एक गाइडलाइंस को जारी करा हुआ है। अगर आपको 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर को दर्ज करवाना है तो आपको एफिडेविट का यूज करना जरूरी है, और अगर एफिडेविट नहीं है तो मेरे खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बातों को कंसीडर किया और डिटेल्स में जानते हैं, यही है हमारी गाइडलाइंस भी। अब बात आई है सिविल डिस्प्यूट की। तो इन 1990 में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल, चूंकि एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है, उस लैंडमार्क जजमेंट में कुछ कंडीशंस को दिया गया है। 482 सीआरपीसी में आप रिट लगा सकते हैं और अपने खिलाफ हुई एफआईआर को आप रद्द करवा सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अगर आपको लगता है आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है सिर्फ रिवेंज लेने की भावना से, तो आप इस ग्राउंड के ऊपर भी एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इस केस को डिटेल के अंदर एनालाइज किया तो उसमें पाया गया कि पार्टीज के बीच में ऑलरेडी सिविल डिस्प्यूट चल रहा है और सामने वाली पार्टी ने अपना जवाब भी जमा उस सिविल डिस्प्यूट वाले केस में करवा दिया है। अब क्रिमिनल केस कैसे बन सकता है? सिमिलरली ये भजन लाल वाली गाइडलाइंस के अंदर भी आता है, जो कि कहती है कि प्रतिशोध की भावना से केस दर्ज करवाया गया है तो वो रद्द होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर जो है वो 1 से 1.5 साल बाद दर्ज करवाई गई है। सिविल डिस्प्यूट में रिलीफ नहीं मिल रहा था तो हमें लगा कि हमें कंप्लेंट और एफआईआर को दर्ज करवाना चाहिए। वहीं दूसरा पॉइंट एफिडेविट का, उसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया। वही 156(3) सीआरपीसी की लैंडमार्क गाइडलाइंस बनी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 156(3) का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा लोग करते जा रहे हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाओ और एफआईआर दर्ज करवा लो। 156(3) की गाइडलाइंस को जानने से पहले उसके कानून को भी हम जान लेते हैं। 156(3) सीआरपीसी तो बहुत ही बाद में यूज होती है, उससे पहले आती है 154 सीआरपीसी। तो आसान भाषा में जानते हैं, आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ है, 154 सीआरपीसी के अंदर आप अपनी एफआईआर को दर्ज करवाएंगे और अगर कंसर्निंग पुलिस वाले आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे तो आप 154(3) के तहत आपके जो भी कंसर्निंग कमिश्नर होंगे या फिर एसपी होंगे, आप उनके पास जाएंगे और आप उन्हें बताएंगे 154(1) सीआरपीसी के तहत मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी एफआईआर को दर्ज करें। मगर किसी भी वजह से आपकी वहां पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब आपके पास बचता है ये थर्ड ऑप्शन 156(3) सीआरपीसी का। आप कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में आप उनके ऑफिसर को ऑर्डर दें और मेरी एफआईआर को आप दर्ज करवाएं। अब दिन प्रतिदिन बहुत सारी 156(3) की एप्लीकेशन बढ़ने लगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में कहा कि अब जो भी एफआईआर दर्ज होगी 156(3) में, उसमें कंप्लेनेंट को एक एफिडेविट को देना पड़ेगा, एक एफिडेविट को मूव करना होगा और उसमें लिखना होगा। 156(3) की एप्लीकेशन को मूव करने से पहले आप 154 सीआरपीसी की पालना करते हुए आप पुलिस वालों के पास गए, फिर 154 सब सेक्शन 3 की पालना करते हुए आप कंसर्निंग एसपी या फिर कमिश्नर के पास गए। ये दोनों चीजें आपको अपने एफिडेविट में लिखनी होंगी, क्योंकि अगर आपने ये बात गलत लिखी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर आपने एफिडेविट फाइल ही नहीं किया तो आपका केस चलने लायक ही नहीं है कि आपने मिसयूज किया है क्रिमिनल प्रोसीजर का। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट को दोहराते हुए कहा कि हम डायरेक्शंस देते हैं कि एफिडेविट को प्रूफ करना कंपलसरी है और जब इस केस को एनालाइज किया तो पाया कि इस केस में एफिडेविट था ही नहीं। तब उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कैसे लर्नेड मजिस्ट्रेट ने, तो कैसे बिना एफिडेविट के 156(3) के तहत कैसे मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शंस दे दिए पुलिस को एफआईआर को दर्ज करने के। क्योंकि एफिडेविट नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को इन्वोक करते हुए इस एफआईआर को रद्द करते हैं। अल्टीमेटली दोनों ग्राउंड्स के ऊपर एफआईआर को रद्द कर दिया गया। तो इससे हमें एक बात का पता चलता है कि जब भी हम 156(3) सीआरपीसी के तहत अपनी एप्लीकेशन को मूव करें तो उसमें एफिडेविट को जरूर मेंशन करें। अगर आप एक्यूज हैं तो आप जरूर चेक करें कि सामने वाली पार्टी ने एफिडेविट को मूव किया है कि नहीं। जरूरी बात कि आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस वालों ने आपकी एफआईआर को दर्ज करने से मना कर दिया तो इसका भी आपके पास एक तोड़ है। आप अपनी शिकायत को लिखकर कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में भी भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के जरिए। फिर आपको लगता है कि बहुत दिन हो गए लेकिन आपको वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप
अपनी कंप्लेंट को उच्च अधिकारियों के पास भी भेज सकते हैं, जैसे कि कमिश्नर या फिर एसपी के पास। फिर अगर वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता आपको, तो आप अपनी एप्लीकेशन एक मूव कर सकते हैं 156(3) सीआरपीसी के तहत कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के पास। स्पीड पोस्ट की एक्नॉलेजमेंट आपकी मदद करेगी आपकी एफिडेविट को प्रूफ करने के लिए भी।